ये मोहम्मद शाहिद जो है पियानो नवाज, इनको बुलाया गया था, ये पियानो में आपको धुनें सुनाते रहे और ये अभी तक अपनी सीट पर मौजूद है। इनकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। वक़्त मिला तो उनसे एक धुन जो है कौमी नगमे की, मिली नगमे की, वो ज़रूर सुनेंगे। नौमान शबीर आएंगे। तपिश दिलों में है, तपिश दिलों में है, रोशन ख्याल तुझसे है। तपिश दिलों में है, रोशन ख्याल तुझसे है। मेरे वतन मेरी सुबह जमाल तुझसे है। मेरे वतन मेरी सुबह जमाल तुझसे है। यही है मेरी खुशी का हरा भरा आलम। यही है मेरी खुशी का हरा भरा आलम। यही गुजरता है जो भी है दर्द का मौसम। मेरा फिराक और मेरा विसाल तुझसे है। मेरे वतन मेरी सुबह जमाल तुझसे है। मेरे वतन मेरी सुबह जमाल तुझसे है। तेरे तुफैल है लोगों पे रहमतें सारी। तेरे तुफैल है लोगों पे रहमतें सारी। ज़मीन दिल से उभरती हैं बरकतें सारी। मेरे हुनर में ये सारा कमाल तुझसे है। मेरे वतन मेरी सुबह जमाल तुझसे है। मेरे वतन मेरी सुबह जमाल तुझसे है। ला 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 ला। करम है तुझ पे कोई खास अल्लाह वालों का। करम है तुझे पे कोई खास अल्लाह वालों का। गुलों के रूप में है काफिला उजालों का। स्याह सर्द शबों का सवाल तुझसे है। मेरे वतन मेरी सुबह जमाल तुझसे है। तपिश दिलों में है, रोशन ख्याल तुझसे है। मेरे वतन मेरी सुबह जमाल तुझसे है। जी, अगले राउंड का आगाज़ करते हैं और हस्बे साबिका पहला सवाल फातिमा जनाब ब्लॉक से, और ये सवाल को सुनिए। कायदे-ए-आज़म की नमाज जनाजा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई। बताइए इनकी बहन मोहतरमा फातिमा जना की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? ये भी एक जय्यद आलिम थे, ये भी एक जय्यद आलिम थे। और उस्मानी जो हैं और ये आपस में मामू फूफी ज़ात थे, इशारा दे रहा हूँ। और जी मौलाना शफी उस्मानी,
शफी उस्मानी ने मौलाना मोहम्मद शफी जी, ये मुफ्ती तकी उस्मानी के वालिद गिरामी है। जवाब दुरुस्त है। सवाल है इस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ब्लाक से, मैं चंद नाम ले रहा हूँ। आपने ये बताना है कि ये इन अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के किस शोबे जिंदगी या इदारे से है। एरिक गॉर्डन हॉल, नज़ीर लतीफ़, मैरून मिडिल कोर्ट, सीसल चौधरी, विलियम डेस्मंड हॉर्नी, पाकिस्तान के लिए दराकदर खिदमात और सर अंजाम दी, किस इदारे के अंदर? शौकत साहब से जवाब दीजिए। पाकिस्तान एयरफोर्स। जवाब दुरुस्त है जी। एरिक गॉर्डन हॉल एयर वाइस मार्शल, नज़ीर लतीफ़ एयर कमोडोर, मैरून मिडिल कोर्ट विंग कमांडर, सीसल चौधरी ग्रुप कैप्टन, विलियम डेस्मंड हॉर्नी स्क्वाड्रन लीडर। 1965 और 71 की जंग में वो अजीम कारनामे सर अंजाम दिए जिसने दुश्मन के को नाकों चने चबवा दिए। इन गैर मुस्लिम काबिल फखर पाकिस्तान का ताल्लुक पाक फ़िज़ाइयत से है। और भी सुन लीजिए कि 1948 में पोलिश एरोनॉटिकल इंजीनियर वलादी सलातोरोविक्स 45 हुनरमंदों के साथ पोलैंड से पाकिस्तान पहुंचे और पाक फ़ज़ाइयत को तकनीकी बुनियादों पर सुधार करने में अहम किरदार अदा किया। इनका शुमार पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के बानियों में होता है। ये वो गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की। हम आज के प्रोग्राम में जो ये दुनिया में नहीं है, इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। सवाल है इस वक्त कायद-ए-आज़म ब्लाक से जी। शख्सियत आपने बतानी है। मुल्क के मारूफ फिलाही इदारों में गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। माशरे के कमज़ोर तबकों के लिए आवाज़ उठाने और उनकी रज़ाकाराना खिदमत के इतराफ़ में मलका बरतानिया की तरफ से कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट का एजाज़ दिया गया। सदर पाकिस्तान की तरफ से 2010 में 17 इम्तियाज से नवाजा गया। जुलाई 2023 में यानी अभी ग्लोबल मैन मैगजीन की तरफ से मैन ऑफ द डिकेड का एजाज़ दिया गया। एक मारूफ फलाही इदारे के चेयरमैन हैं, माली फलाही इदारे के चेयरमैन हैं, जिसने माली अशार और भाईचारे और अखुवत की आला मिसाल कायम की है। लीजिए जी, इफ्तिखार का हाथ खड़ा हुआ। माइक मत आइए। डॉक्टर अमजद साकिब। जवाब दुरुस्त है जनाब। अखुवत के बानी चेयरमैन। बहुत खूब इफ्तिखार मियां। सवाल है इस वक्त चौधरी रहमत अली ग्रुप से और सवाल है तहरीक पाकिस्तान के दौरान इनकी लाफानी नज़्म तराना पाकिस्तान ज़बान ज़द-ए-आम थी, जिसका मिसरा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ दो मिसरे मैं बताई देता हूँ। जुर्रत की तस्वीर है तू, हिम्मत आलमगीर है तू, दुनिया की तकदीर है तू, आप अपनी तकदीर बना। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुझ में है खालिद का लहू, तुझ में है तारक की नमू, शेर के बेटे शेर है तू, शेर बन और मैदान में आ। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पीछे जवाब दीजिए जी, ये पोल के साथ। हाँ, इधर वाला, साथ वाला, इधर वाला जी। असगर सौदाई। जवाब दुरुस्त है जनाब। ये उस वक्त गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज के तालिब इल्म थे, बाद में ये खुद उस्ताद बने और कॉलेजेस में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया। सवाल है इस वक्त चौधरी रहमत अली ब्लाक से जी। ये नहीं, इनका हो चुका है। कायद-ए-आज़म ब्लाक से सवाल है। आपने भी एक शख्सियत बतानी है, उर्दू अदब की एक अजीम शख्सियत। उनके चंद जुमले जो हैं वो मैं बता रहा हूँ, उनसे उनको बूझिए। अगर औरत डाकिया होती, क्या आपसे सवाल नहीं है ना, अगर औरत डाकिया होती तो हर लफाफा खुला मिलता। अपने तंज़ो मज़ा में लिखता है। अंदरूने लाहौर की गलियां इतनी तंग हैं कि एक तरफ से औरत आ रही है और दूसरी तरफ से मर्द, तो दरमियान में निकाह की गुंजाइश बचती है। अगला जुमला। एक और तहरीर से सवाल उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस हो या बारात, दोनों को रास्ते जल्दी देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जिंदगी की जंग लड़ने जा रहे होते हैं। लीजिए हैं
नहीं भाई, कोई मुश्ताक नहीं। साहिब दर्स ज़राफ़त निगार हैं? नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। इधर से लीजिए, ये पीछे से। जी जी, फारसी साहब फिर मैदान में आ गए हैं। जी जी, अनान साहब को मौका दीजिए। जी, मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी। अगला राउंड जी, तैयार रहिए। अब सवाल जो है वो बरसने शुरू हो गए हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। फातिह से पहला सवाल बड़ा आसान सवाल है। बताइए, कायदे के पासपोर्ट पर इनकी ये सवाल जो पीछे पूछे जा रहे थे, किनके थे जनाब? तो बताया किसी से? नहीं बताया। चलें, ये सवाल अब जो पूछे जा रहे हैं, ये दी यूनिक ग्रामर स्कूल एंड मकतब तालीमुल कुरान, जिसके रोहे रवा अबू दर कासमी हैं, वो तशरीफ भी लाए हुए हैं। ये उनकी तरफ से पूछे जा रहे हैं। ये सवाल आपसे ये है कि कायदे के पासपोर्ट पर इनकी शनाख्ती अलामत क्या दर्ज थी? लीजिए जी जवाब। बाएं गाल पे तेल, जवाब दुरुस्त है। सवाल है मोहम्मद बिन कासिम ब्लॉक से। ये कायदा ग्राउंड है जी। दी यूनिक ग्रामर का अगला सवाल सुनिए। कायदे से मुतालिक, कायदा इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात समझते थे और नई बनने वाली ममलकत पाकिस्तान में इसे दस्तूरी शक्ल में राइज करके दुनिया को दिखाना चाहते थे कि इंसानियत की हकीकी फलाह बहबूद और भाईचारा की ज़मानत दीन इस्लाम में इसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहसियत हादिए बरहक इंसानियत का सबसे बड़ा मोहसन समझते थे, जानते थे। कायदा इनकी ज़िंदगी से कोई एक वाक़या बता दीजिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार होता हो। उर्दू का मजमून कायदे से हमने याद किया है और हम भूल भी गए हैं, चौथी पांचवी जमात से लेकर। कायदे की ज़िंदगी से कोई ऐसा वाक़या जिससे आप से उनकी मोहब्बत का इजहार होता हो। जी, उन्हें जहाँ से बॉर्डर ड्रा किया था लंदन में, वहाँ का अफसर का नाम सबसे ऊपर था। लैंकन में दाखिला लेते हुए कायदे की वजह बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर साजिश जो दस्तूर साज शख्सियत है सबसे ऊपर नाम था। यूं मैंने वहां दाखिला लिया। ये बैयन सबूत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से उनका जवाब दुरुस्त है। इसी बुनियाद पर वहां उन्होंने दाखिला को तरजीह दी। अगला सवाल कायदे से मुतालिक, अल्लामा इकबाल ब्लॉक। कायदे ने फरमाया, क्या फरमाते हैं? मैं यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया में आपके ज़मीर से बढ़कर कोई शय कीमती नहीं। जब आप अपने खुदा के जोर पेश हो तो आपको दिमागी से कह सकें कि मुझ पर जो फ़राइज़ आयद थे वो मैंने कामल दयानत, खलूस और वफादारी से अदा कर दिए। इसी कौमी जज्बे से अपनी कौमी ज़िंदगी बसर कीजिए। कायदे ने ये अल्फाज 12 फरवरी 1948 को एक जगह खिताब करते हुए फरमाए। जगह का नाम बताइए, पाकिस्तान में शामिल है। लीजिए जी। नहीं जी, कोयटा नहीं, दाएं बाएं सवाल इनका पूछिए। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के इजलास में नहीं, मुस्लिम लीग शहर बताना है। इलाहाबाद में नहीं जी, इलाहाबाद नहीं, पाकिस्तान में वो इलाका शामिल है इस वक्त। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज पेशावर। नहीं जी, पेशावर नहीं है। मैं थोड़ा सा इशारा देता हूँ। ये जाहिद भाई खड़े हुए हैं। ये इलाका इस वक्त बलूचिस्तान में ये शहर शामिल है, बलूचिस्तान। तो बैठ जाओ, आपकी बारी आने वाली, बैठ जाइए जी। रशीद साहब नहीं जी, ज़ियारत नहीं है। वहां कुछ अर्सा रहे जब अली इन बच्चों को इस ब्लाक की बारी है जी। बेटे बैठ जाओ, आपकी बारी अभी आने वाली है। सवाल ओपन हो गया जी। किस शहर ने ये बात कही? और ये गर्म इलाका पाकिस्तान का, और बता दिए बलूचिस्तान है जी। इधर वो पीछे वाले से पूछिए। वो हैं यार, किसी के माइक को मुंह का करीब कीजिए, आवाज मुझे नहीं पहुंच रही। मुल्तान बलूचिस्तान में है। जिंदाबाद। क्या कहने और यार सीपी, ये कौन है? सीपी जवाब दुरुस्त है। जी सवाल है, सवाल ओपन हो गया था इधर से जी। सवाल इधर आपके पास आ गया जनाब इस वक्त।
चौधरी रहमत अली ब्लॉक के पास। दस्तूर पाकिस्तान की दफा 38F में रबा यानी सूद को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके खत्म करने का कहा गया है। यकम जुलाई 1948 को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सरकारी मालियाती इदारे की इफ्तिताह करते हुए फरमाया, मगरिब के मुआशी निज़ाम ने इंसानियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है। माहिरीन मईशत सूद से पाक बैंकिंग और मईशत के लिए काम करें, जिसकी निगरानी मैं खुद करूँगा। बताइए ये अल्फाज उन्होंने किस इदारे की इफ्तिताह के मौका पर इरशाद फरमाए? ये नीले कपड़ों वाला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सुनिए जी, कायदे-ए-आज़म के किरदार की अजमत का इतराफ इनके सियासी मुखालफिन ने बरमला किया, बल्कि वो इतराफ करने पर मजबूर हुए। बरेसवीर के बड़े ओहदे पर काम करने वाले एक फर्द ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा, सवाल किया गया कि क्या आपके दौर में बरेसवीर को मुत्तहिद रखने का इम्कान मौजूद था? उनका जवाब था, मैं हिंदुस्तान गया और मेरा जाना इसीलिए था कि हिंदुस्तान को मुत्तहिद सूरत दे सकूं। मैंने इस मकसद के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन इस राह में एक शख्स पहाड़ की तरह रुकावट बन गया और वो मोहम्मद अली जिन्ना था। यानी उनके अज़ाइम पूरे ना हो सके मुत्तहिदा हिंदुस्तान को आज़ाद करने के। बताइए ये इतराफ़ किस शख्सियत का है? जी गांधी नहीं, गांधी नहीं है, गैर मुस्लिम। सर रेडक्लिफ नहीं, रेडक्लिफ ने तो अपने काम नहीं थे, अंग्रेज। बस ये एक दफा जवाब ना वो लड़के जो जवाब दे चुका, दूसरी चांस नहीं है आपके पास। ये आगे एक सितारा बैठा हुआ है, ये पेंट वाला, इसको मौका दीजिए। हैं? माउंट बड़ी जवाब इसको दे दीजिए, बेचारा थक चुका है। माउंट बरी नहीं बेटे, माउंट बैटन। आखिरी मुबाहिसा है लॉर्ड माउंट बैटन। नाजरीन, इसके बाद एक राउंड है, 1 मिलियन इनाम में सुनाएंगे और फिर 1000 रुपए के इनामात का राउंड है। 2 राउंड बाकी हैं। इस दौरान मैं बहामलक से तशरीफ लाए हुए अपने एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब इरफान अहमद भट्टी से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ। आप अल खिदमत फाउंडेशन बहामलक के सदर रहे, रूह रवां हैं। तलबा के अंदर, नौजवानों के अंदर फलाही सरगर्मियों के लिए अंतिक कोशिशें और मेहनत कर रहे हैं, अपने काम में सरगर्दा हैं। हम उनके दस्तेबाजू हैं। मैं दावत इजहार ख्याल दे रहा हूँ जनाब इरफान भट्टी साहब को तशरीफ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वैसे तो जब भी इंतनाबाद आने का मौका मिला, ख़ास तौर पर किसी भी मजहबी, सियासी या इल्मी अदबी प्रोग्राम में, तो अहले इंतनाबाद के ज़ौक़ का हमेशा मुझे खुशी महसूस हुई देखकर कि किस पुरजोश अंदाज में अहले इंतनाबाद इन तकरीबात का हिस्सा बनते हैं। और ये आज की 14 अगस्त की तकरीब जिस तरह हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर और दाएँ बाएँ एक मायूसी की फ़िज़ा पैदा हुई है या की गई है, और उसका इजहार भी हमारे कुछ नौजवानों की, बच्चों की तस्वीरों में हुआ कि ये वतन हमारा है और इसे हमने बिगाड़ा है। तो मैं इंतनाबाद के अहबाब, मोहतरम ख़वातीन, मुअज़्ज़ज़ीन, असातिज़ा सबको सलाम पेश करता हूँ। और मोहतरम राना अमजद साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सरपरस्ती में इसी तरह की महफ़िलें और रौनकें भावनगर शहर में भी हम सजाएँ। इनको और इनकी टीम को भी मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और आखिर में हमने जो इज्तिमाई तौर पर राना साहब की क़यादत में इंतनाबाद के हवाले से भी एक प्लान बनाया है, उसको भी मैं इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। और पहली चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो या थोड़ा सा वो चाहूँगा, वो ये है कि ये वतन हमारा है और इसे हमने बिगाड़ा है। क्या ये शुरू से ही ऐसा था और इसी अंदाज में चल रहा था? अभी आपने देखा कि इसी सवाल जवाब के सेशन में 2 शख्सियात का तज़किरा हुआ और बहुत खूबसूरत अल्फाज में। ऐसा नहीं है कि ये वतन हमेशा से ही ऐसा था। इसको लूटने वाले, इसको भंबोड़ने वाले और नोचने वाले
पहले दिन से ही इस पर मुसल्लत थे, बिल्कुल नहीं। इसकी खिदमत करने वाले, इसको संवारने वाले और इसको बनाने वाले और इसको अज़मतों से हमकनार करने वाले हर दौर में मौजूद रहे हैं। मैं कुछ लोगों का तज़किरा आपके सामने रखूँगा। मलिक मिराज खालिद साहब का यहाँ जिक्र हुआ और इस तरह के बेशुमार लोगों का तज़किरा मैं यहाँ कर सकता हूँ, सियासतदानों की सफ़ में भी और ब्यूरोक्रेट्स की सफ़ में भी। जैसे कि डॉक्टर अमजद साकिब बुनियादी तौर पर ब्यूरोक्रेट हैं और खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरकार होकर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की जॉब, डिप्टी कमिश्नर थे, शहबाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी भी रहे जब वो वज़ीर आला थे पहली दफ़ा, तो उन्होंने ये अख़ुवत की बुनियाद रखी और ये आज हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत खूबसूरत और रोशन मिसाल है। मुख्तार मसूद साहब का जिक्र करना चाहूँगा। हर उर्दू अदब का तालिब इल्म और पाकिस्तान की तारीख़ से वाकिफ़ हर इंसान मुख्तार मसूद साहब के नाम से वाकिफ़ है। उनकी किताबों के ज़रिए आवाज़ दोस्त, लौहे अय्याम, सफ़र नसीब और हरफ़ शौक़। मुख्तार मसूद साहब के बारे में मैंने ये पढ़ा। हम देखते हैं बाद दफ़ा हम कमदस्ती का सबूत देते हैं कि एक छोटा सा कार खैर, ये बोतल भी बाद दफ़ा किसी को हम पिलाना चाहें तो हम ये चाह रहे होते हैं कि इसकी कुछ नमूदो नुमाइश हो। अगरचे बाद दफ़ा इसके पीछे अच्छी नीयत और अच्छा जज्बा कार फरमा होता है कि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले, लेकिन बाद दफ़ा रिया का जज्बा भी कार फरमा होता है। तो मुख्तार मसूद साहब के आबाओ अजदाद माइग्रेशन के दौरान कश्मीर के एक गांव में कुछ रात कुछ दिन के लिए मेहमान बने। मुख्तार मसूद साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने अपना कुल असासे जो करोड़ों रुपए मालियत के थे वो उन्होंने उस गांव में कॉलेज की तामीर के लिए गजाली एजुकेशन ट्रस्ट और रीड फाउंडेशन एक इदारा है कश्मीर का, उनको दिए। और उनको जब बुलाया और चेक उनके हवाले किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस शर्त पर ये चेक आपको दे रहा हूँ कि मेरे नाम की तख्ती नहीं लगाई जाएगी और कभी भी मुझे इस कॉलेज में किसी तकरीब के अंदर बतौर मेहमान खुसूसी नहीं बुलाया जाएगा। तो हकीम सईद का नाम हो, डॉक्टर अमजद साकिब का नाम हो, मिराज खालिद का नाम हो, सरदार शेरबाज मदारी का नाम हो, एयर मार्शल असगर खान का नाम हो, ये हमारे वो खूबसूरत नाम हैं कि जिनको हम पढ़ते हैं, जिनके तज़किरे हम पढ़ते हैं। आप देखें कि हमारे हुकूमती लोगों के खाने पीनों के आजकल बहुत चर्चे हैं और पिछले एक साल से हम ये सुन रहे हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है और ये रोज़ बातें होती हैं, लेकिन किसी भी लम्हे आप देख रहे हैं कि किसी इदारा या किसी मुक़्तदर आदमी को ये तौफीक या उसके तर्ज़ अमल से या रवैये से हमें ये महसूस नहीं मिलेगी कि इस घर के हालात कुछ ख़राब हैं और कुछ अल्लों तल्लों में कमी की जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार भी हम हैं। बुनियादी तौर पे मैं एक चीज़ और आपसे गोशगुजार करना चाहूँगा, वो ये है कि मुझे यहाँ बच्चों की, नौजवानों की तकरीरों और आज की इस तकरीब और इस तरह जितने भी फंक्शन हम अपने यहाँ करते हैं उससे एक चीज़ महसूस होती है कि जो ज़िंदगी गुजारने का मुख्तलिफ पहलू और नज़रियात हैं। हमारे मेंटोर हैं बड़े सलमान आसिफ सदीकी साहब, मैं उनको सुनता हूँ, उनसे रहनुमाई लेता हूँ। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी गुजारने के 3 सतहें हैं। एक तो हैवानी सतह है, ख्वाहिशात की सतह, और दूसरी सतह जो है वो जज्बात की सतह है, और तीसरी जो है शऊर की सतह है। तो हमारी कौम जूनागढ़ और हैदराबाद, दक्कन और कश्मीर से लेकर आज तक जज्बात की सतह पर ही ज़िंदगी गुजार रही है। ये आज़ादी की तकरीरें और ये जोश और जज्बा और बलबले और नारे, काश हमने इस जज्बातियत को अपने शऊर के ताबे रखा होता तो आज हम ये नगमे और ये तराने ना गा रहे होते कि ये वतन हमारा है और इसे हमने बिगाड़ा है। अगर शऊर की सतह पर गुजारी होती तो ये जो हमारी नई नस्ल है बाजे लेकर जो फिर रही है और इसी को वो अपनी ज़िंदगी का और इस मुल्क के मकसद वजूद की एक अहम
एक समझते हैं कि यही इसी मुल्क को यही बाजे बजाने के लिए शायद हमने ये मुल्क दिया था, तो हमारी ये कैफियत ना होती। ये एक दिन में नहीं हुई, इसमें सब लोग ही जिम्मेदार हैं। मैं अभी मोहतरम खालिद साहब से जिक्र कर रहा था, आज ही मुझे इत्तेफाक हुआ है, शेख मंजूर इलाही साहब हमारे, जब मेरा खालिद साहब गलबन निगरान वज़ीर आला थे तो वो भी वज़ीर आज़म थे, तो वो निगरान वज़ीर आला बने थे। उनकी किताब सिलसिला रोज़ो शब मैं आज पढ़ रहा था, उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पूरी सर्विस के दौरान वो चीफ सेक्रेटरी जो थे उन्होंने एक दफ़ा सिफारिश की थी कि यार इस वज़ीर ने मेरे नाक में बहुत दम किया हुआ है, तो ये ज़रा मामला देख लेना, अगर इसमें कुछ फेवर इसको दे सकते हो तो देना। उन्होंने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी से वो चिट ली और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में आ गया। वो भावलपुर डिवीजन के कमिश्नर भी रहे हैं गालबन अयूब खान दौर में। तो उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल उस सिफारिश के उलट फैसला जो बनता था वो किया, और मुझे कभी चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से कोई ज़रा बराबर भी शिकायत और मलाल और शिकवा नहीं मिला। तो ऐसे थे हमारे सियासतदान। मुख्तार मसूद साहब ने चौधरी मोहम्मद अली का भी जिक्र किया है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और कुछ ब्यूरोक्रेट उनके यहाँ खाने पर मदऊ हुए, तो उन्होंने देखा कि वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली की अहलिया खुद रोटियाँ पका रही थी और धुएँ की वजह से उसकी आँखों में पानी बह रहा था। तो इस तरह के वज़ीर आज़म, इस तरह के हमारे ब्यूरोक्रेट और इस तरह के हमारे सियासतदान गुजरे हैं जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं, और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। बुनियादी चीज़ जो है जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपने मुआशरे की शऊरी तरबियत कैसे करें। शऊर की तरबियत और उनकी इस अंदाज की तरबियत, ये तरबियत का जो बुनियादी तौर पे काम है ना, ये हमने आउटसोर्स किया हुआ है। मैं वालिद हूँ, यहाँ उनके ने कुछ माएँ भी बैठी हैं। हम ये समझते हैं कि किसी भी स्कूल को ज़्यादा फीस देकर और ज़्यादा अच्छी ट्यूशन और बहुत अच्छा ट्यूटर हायर करके हम अपनी आने वाली नस्लों की और बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये हमारी औलादें, ये हमारे बच्चे, यकीनन उस्ताद की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन की है। और वालिदैन को तरबियत के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर हम इंशाल्लाह यहाँ राना साहब, खालिद साहब, रमज़ान साहब और बाकी असातिज़ा की क़यादत में एक पेरेंट्स टीचर फोरम के नाम से एक ट्रेनिंग सेशन का इंशाल्लाह हमने प्लान बनाया है और वो हम शुरू करेंगे। दो बातें मैं अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा, और दोबारा जब हम इंशाल्लाह इस मौजू पर इकट्ठे होंगे तो फिर इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। एक मसला जो हर वालिदैन को, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं उसमें कितने लोग हैं ज़रा हाथ खड़ा करें जो वालिदैन हैं, जिनके बच्चे हैं, ज़रा हाथ खड़ा कर दें, थोड़ा सा अंदाज़ा हो, ज़्यादा तो नौजवान ही हैं। तो वालिदैन के लिए दो एक मैं सिम्टम बताता हूँ रिलेशन के, कि जब बच्चों के साथ आपका रिलेशन कमज़ोर होगा तो उसके नतीजे में आप बच्चों की तरबियत नहीं कर सकेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा वालिदैन को, माओं को, बाप जो हैं उनको जो मसला है वो बच्चों के साथ रिलेशन का है। बाप अगर घर में है तो बच्चा गली में है, और बाप अगर गली में है तो बच्चा घर में है। बच्चा अगर सेन में है, वालिद अगर सेन में बैठा है तो वो कमरे में होगा, और वालिद अगर कमरे में है तो वो सेन में होगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हम उसके बाद फिर हमारा जो ख्वाहिश और मुतालबा होता है कि हम बच्चों को दिन रात समझाते हैं, ये समझते नहीं। तो इसमें एक जुमला आप मैं समझता हूँ कि ज़हन में रखें कि बच्चों को समझाने से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। इस वक्त जो मेरे ग्रुप के या हमारे लेवल के लोग हैं जिन्होंने अपने उन सख्त गिर वालिदैन को देखा कि जिनके डंडों ने और जूतों ने हमें सीधा रखा, अब ये जो आने वाली जनरेशन है ये जूतों और डंडों से समझ सीधे होने की बजाय अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनिंग जो है जितनी मजबूत होगी ये उससे बेहतर होगी। एक और दूसरी चीज़ है कि यही एक पैमाना है कि आप अपने बच्चों के साथ जितने अटैच होंगे उनकी उतनी ही ज़्यादा तरबियत कर सकेंगे। तो इस मौजू पे इंशाल्लाह हम जल्दी ये जहाँ जितने भी इदारे स्कूल हैं उनकी मदद से पेरेंट्स को, और ये स्कूलों के लिए हेल्पफुल होगा अगर किसी स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चों के वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लें और उसके मुताबिक अपना रोल अदा करना शुरू कर दें,
तो ये स्कूल के लिए और उस्ताद के लिए एक बड़ी हेल्प हो जाएगी। और उस्ताद को भी हम उस हवाले से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके सामने भी वो गुजारिशात रखें कि एक मिसाली उस्ताद का कॉन्सेप्ट क्या है। एक चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी असातिज़ा के लिए भी एक पॉइंट छोड़ता हूँ कि जो बच्चा 10-15 असातिज़ा से प्राइमरी एजुकेशन से लेकर मास्टर तक तालीम हासिल करता है, लेकिन वो कोई 1-2 ऐसे टीचर जिनसे क्लास ख़त्म होने के बाद भी वो जुड़ा हुआ होता है और उनसे रहनुमाई लेता है, तो समझें कि वो बुनियादी तौर पर एक मिसाली उस्ताद है। तो हम कोशिश करेंगे कि वालिदैन को और असातिज़ा को इस लेवल पर आने के लिए तैयार करें। तो ये बुनियादी तौर पे हमारा जो फोरम होगा ये हकूक़ के हवाले से नहीं होगा, ये फ़राइज़ के हवाले से होगा कि मैं बहैसियत वालिद या बहैसियत टीचर अपने फ़राइज़ अदा करने में किस लेवल तक जाता हूँ। तो पिछले साल भी हमने यहाँ 2 साल पहले खालिद साहब और इन्होंने मिलकर सारी टीम ने, अबरार प्राचा साहब, रमज़ान साहब, मिसाली टीचर्स के लिए हमने अवार्ड दिए थे। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को भी हम जारी रखेंगे और इसमें जितनी भी रहनुमाई, बहुत से मौज़ूआत हैं, छोटी छोटी, मतलब एक मौजू है कि बुनियादी तौर पे तरबियत का मकसद क्या है, तरबियत है किस लिए, क्या किसी ख़ास गेटअप का इंसान तैयार कर देना, ख़ास अंदाज का लिबास पहना देना तरबियत है। तो तरबियत के इशारात क्या हैं, तरबियत के सिम्टम क्या हैं, इस पे काम होगा। मिसाली रिलेशनिंग कैसे वजूद में आएगी। और बच्चों को ये अभी यहाँ बैठे थे, नवीद साहब के साथ डिस्कशन हो रही थी कि हमारे यहाँ गुड टच बैड टच, ये भी एक मसाइल हैं बच्चों के साथ। और ये दिन ब दिन जो इस्लामी यूनिवर्सिटी की चीज़ें हमारे सामने आई हैं, ये इदारों में, महलों में, दाएँ बाएँ हर जगह ये इशूज़ मौजूद हैं। इस पर भी इंशाल्लाह हम वो रहनुमाई करेंगे जो हमारे अपने पर्सपेक्टिव में और हमारे अपने तस्वुर ज़िंदगी के मुताबिक होगी इंशाल्लाह। तो यही मुख्तसर गुज़ारिशात थी। अभी राना साहब और बाकी अहबाब जो है ना, इस हवाले से पूरा एक प्लान बना के कोई डेट अनाउंस करेंगे मुशावरत के साथ। तो उम्मीद है उसमें हमारी मुलाकातें होंगी और हम इन मौजू पर तसल्ली से घंटों गुफ्तगू करेंगे और आपके हर सवाल का इंशाल्लाह जवाब भी बांधेंगे। बहुत शुक्रिया। आप थे जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब, जो अपने जना कदर ख्याल का इजहार भी कर रहे थे और असातिज़ा और वालिदैन की बच्चों के हवाले से जो जिम्मेदारी है उस हवाले से हमें कई गोशों से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जनाब जी। ये हमारे पास बिस्किटों के डिब्बे हैं और ज़्यादा बच्चे जा चुके हैं। बहरहाल जो मौजूदा उनमें से जो कम उम्र के बच्चे थे उन्हें हमने बाहर निकाला। प्यारी प्यारी बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। ये 11 का इंतखाब कीजिए या इनको खड़ा रहने दे, जो जवाब दे उसको आगे बढ़ कर उसको, ठीक है ये कर लेते हैं। जिस बच्चे को जवाब आता होगा ना वो हाथ खड़ा करेगा, फिर उससे जवाब देंगे। सही हुआ तो आपको बिस्किट का या टॉफ़ी का डब्बा मिलेगा। खाने के बाद दांत ज़रूर साफ कीजिएगा। हाँ जी, ये ज़रा याद रखें, मीठे के बाद होते हैं, करना पड़ते हैं। और ये जो ताउन है ये हमें हमारे प्यारे बेटे अब्दुल मन्नान पराचा स्वीट्स एंड बिस्किट्स उनकी तरफ से हासिल है। अब्दुल मन्नान पराचा स्वीट्स एंड बिस्किट की तरफ से पहला सवाल। ये बच्चे जो हैं कम उम्र से हमसे पूछ रहे हैं, जिसको आता हो वो हाथ खड़ा करेगा। पहले हम बच्चियों को मौका दे रहे हैं जी। तो ये बताइए कि वो पाकिस्तान के कौमी फूल का क्या नाम है? वो आखिर शुरू में इसने खड़ा कर दिया हाँ जी, चंबेली। चंबेली दीजिए। इस चंबेली को बिस्किट या टॉफी का डब्बा दीजिए। अगला सवाल बच्चों की तरफ आ गया जनाब। आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान का कौमी दिन कौन सा है? जी 14 अगस्त 1947। नहीं, 14 अगस्त का दिन नहीं है। ये हाथ आ गया है। फ्राइडे। नहीं, फ्राइडे तो दिन है ना। एक कौमी दिन किसको कहते हैं? किस वाले दिन को, तारीख वाले? हाँ हाँ जी, 23 मार्च। 23 मार्च। जवाब दुरुस्त है। दीजिए जी अब्दुल मन्नान स्वीडन बेटी की तरफ से। जिनको मिलता जा रहा है वो जाइए। अच्छा जी, सवाल फिर बेटियों की तरफ आ गया। तो ये बताइए कि पाकिस्तान का जो नाम है ये किसने तजवीज़ किया? बोलिए जी। इलामा इकबाल। नहीं जी, इलामा इकबाल ने सारे काम नहीं किए, उन्हें सिर्फ जगाया था हमें टूट जाओ। हाँ जी, नहीं नहीं, इधर इधर सामने देखिए, सामने पीछे नहीं देखना, सामने देखिए। लड़कों की तरफ आ जाए।
पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया है, दिया? चौधरी रहमत अली। दीजिए इन्हें जनाब, चौधरी साहब को दवाएं दीजिए और ये बिस्कुट या टॉफियों से मज़े उड़ाइए। जाइए मन्नान बिस्किट्स एंड स्वीट्स की तरफ से। अगला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है जनाब? उधर उधर वो सुर्ख शर्ट वाली बच्ची पीछे वाली है, हैं? हॉकी। नहीं, वो पीछे वाली को दीजिए जिसने पहले हॉकी बताया। जाइए जनाब, अब आप हॉकी की प्लेयर बनती हैं, ये बात की बात है जी। आगे इधर पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? बताइए। हफीज जलंधरी। हफीज जलंधरी, दीजिए जनाब, मोहम्मद हफीज जलंधरी ने। चलें जी, अब बेटी की तरफ चला गया खाता। पाकिस्तान का कौमी नारा, पाकिस्तान का कौमी नारा कौन सा है? ये लीजिए इन दोनों से जवाब। आगे कौमी नारा ये नहीं है, ये तो कलमा है, वो तो नज़म का एक जी। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, दीजिए जी। अगला सवाल फिर प्यारी बेटियों की तरफ। पाकिस्तान का कौमी मशरूब पीने वाला शरबत कौन सा है? कौमी जी। नहीं, जामे शीरी नहीं है। चाय? नहीं जी, चाय भी नहीं है। इनसे लें जी, इनसे लें। सत्तू नहीं है, शक्कर सत्तू नहीं है। और नहीं, पीछे से नहीं पूछना, पीछे से नहीं पूछना। नहीं, नींबू पानी में नहीं है, पीछे तुमने नहीं बोला जी। चले जी सवाल। हाँ हाँ, गन्ने का क्या? गन्ने का जूस, गन्ने का रस, दीजिए नाम जी। नन्हे मुन्ने इन फूलों से कैसा मजा आ रहा है जी। चले जी, अगला सवाल फिर चला गया उधर, चले इनसे पूछ लेते हैं। ये पता नहीं इन्हें मालूम भी होगा कि नहीं। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? क्या कहते हैं? भूरा चकोर। जवाब दीजिए इसको, भूरा चकोर, ब्राउन फीजेंट। बड़े आसान सवाल है। चले पाकिस्तान के कौमी शायर बताएं, बच्चों से सवाल है। अल्लामा इकबाल। जाइए, इकबाल का कुछ शेर आता है बेटी को? इकबाल का कुछ शेर आता है? जाइए, तू याद करके आइएगा अगले साल। हाँ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, शम्मा जलती नहीं है, इसलिए शम्मा बनने की जरूरत भी नहीं है। चले जी, इधर आ जाइए। भूरा चकोर भी हो गया। पाकिस्तान की कौन सी सब्जी बताइए? आजकल मौसम है गर्मियों में, लीजिए इनसे जवाब। आलू। नहीं जी, आलू नहीं है। आजकल मौसम में चल रही है सर्दी, गर्मियों की सब्जी है, भिंडी। दीजिए जनाब, कल पकानी है आपने भिंडी। हाँ जी, चलें जी, फिर बेटी की तरफ चला गया मामला। कितने बाकी हैं जनाब? एक बाकी है। चले, कौमी परिंदा भी हो गया। पहले बेटियों की तरफ चलें। कौमी मिठाई कौन सी है? नहीं, बोलो नहीं। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, दीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका भी शुक्रिया। जाइए, अब है इकबाल राउंड की बारी, और ये इकबाल राउंड को स्पॉन्सर किया है हमारे प्यारे बेटे इंजमामुल हक ने। पहला सवाल जना फातिमा जना, हम बिल्कुल प्रोग्राम के इख्तिताम के करीब हैं, उसके बाद एक राउंड होगा, एक दरमियान में मिली होगा। फातिमा जना ब्लॉक से सवाल है, ख्वातीन के बारे में है। अल्लामा इकबाल के ख़ानदान की ख्वातीन के दो नाम बता रहा हूँ आपको। एक है इमाम बी या इमाम बीबी, जो दूसरी उनका नाम है मुनीरा बेगम। इन दोनों में क्या रिश्ता था? दीजिए जवाब। आगे से खड़ा हो जी। नहीं, माँ बेटी नहीं थी। इधर से लीजिए। नहीं जी, सास बहू भी नहीं थी। उधर पीछे 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 जाइए। नहीं जी, आगे से लीजिए जनाब, दो हाथ खड़े हुए हैं। नहीं जी, इधर से नहीं, जो आप पहले दे चुके उसका मौका नहीं।
नहीं जी, ये जनरेशन गैप है, दो अलग नुमाइंदा नस्लों से ताल्लुक है। नहीं, सौतन भी नहीं थी। 3 शादियां थी अल्लामा इकबाल की, सौतन भी नहीं थी। नहीं जी, सुन लीजिए, मैं सवाल आप इसे जवाब देंगे, सुन लीजिए, इधर आगे हाथ खड़ा हो। एक जनरेशन गैप है, सुन लीजिए, दोनों के दरमियान एक नस्ल का खला है। सोच समझ के जवाब दीजिए, बोलिए। दादी और पोती कह रहे हैं। दादी पोती, जवाब दो सही। इमाम भी या इमाम बीबी इकबाल की वालदा थी और मुनीरा बेगम उनकी बेटी थी। दादी पोती का रिश्ता था। सवाल है इस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ब्लॉक से, सुनिए जी, अहले ज़ौक़ बैठे हैं, मुझे लगता है जवाब आएगा। इकबाल पुलाव, दही, शामी कबाब, कोरमा, जर्दा और फिरनी के बड़े शौकीन थे। सालन अमूमन खमीरी रोटी के साथ खाया करते थे, या खमीरी रोटी सालन के साथ खाया करते थे। फलों में आम और सर्दा खास तौर पर पसंद था। तो इस पसंद को जानते हुए, जैसे गालिब को दूर दूर से आम आते थे, तो इनके दिल दादा भी थे, परस्तार भी थे इकबाल के। अब कहीं से एक आम की पेटी आई और उसकी रसीद पर उन्होंने एक शेर लिखा। तो आपने बताना है, इसके अंदर 2 जवाब छुपे हुए हैं। असर ये तेरी एजाज मसीहाई का है अकबर, असर ये तेरे एजाज मसीहाई का है अकबर, इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक पहुंचा। बताइए, 2 चीज़ों का जिक्र है, किसका भेजने वाले कौन थे और क्या भेजा उन्होंने? पीछे से ये अब्दुल मुइज़ का हाथ खड़ा हुआ। अकबर इलाहाबादी आम। आम कौन सा आम? लंगड़ा में इलाहाबाद से अकबर इलाहाबादी ने भेजा। दीजिए जवाब, इनाम दीजिए। सवाल आ गया अल्लामा इकबाल ब्लॉक पर, और सवाल बड़ा आसान है। इकबाल 1938 में फौत हुए। वफात पर उन्हें बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों के पास, जो हजूरी बाग का हिस्सा थी, वहाँ दफन किया गया। बताइए, मज़ार इकबाल की काट पर क्या लफ्ज़ कंधा है, उभारा गया है? एक लफ्ज़ कंधा है, कौन सा लफ्ज़? और मैं इशारा दे रहा हूँ कि वो लफ्ज़ है जिस पर ये कायनात उस्तवार हुई। ये पीछे बच्चे से लिए, खासत से नहीं लेंगे, इनसे भी नहीं लेंगे, बच्चों से लेंगे। से नहीं, कौन नहीं है? नहीं, सवालों कौन हो रहा? जवाब नहीं, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ये क्या कह रहे हैं? माइक को जरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी जवाब दुरुस्त है जी। मज़ार इकबाल की जो अंदरूनी छत का अंदरूनी हिस्सा है, उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम कंधा है जी। रहमत अली ब्लॉक। इकबाल के नज़दीक मिल्लत इस्लामिया आमानों में कोई कौम नहीं, बल्कि एक ऐसी जमात है जिसके पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पर अमल करने से दुनिया में एक मिसाली मुआशरा कायम हो सकता है। इकबाल को इस बात का अफसोस था कि मुसलमान जिनके पास इस्लाम की दौलत है, वो इस्लामी तालीमात की दौलत को छोड़कर यूरोप की तहजीब और तौर तरीकों से गलत गुमराहकुन ख्यालात और नज़रियात को कबूल कर रहे हैं। फरमाते हैं, खुदाए लम जज़ल का दस्ते कुदरत तू, ज़ुबां तू है, यकीन पैदा करे गाफिल कि मगलूबे गुमा तू है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो आसमां तू है। एक शेर बता रहा हूँ, आपने इसका मिसरा बताना है। ऐसे एक शेर इसी ज़िमन में कि तेरे सीने में है पोशीदा राज़े ज़िंदगी कह दे। दूसरा मिसरा बताइए, तेरे सीने में है पोशीदा राज़े ज़िंदगी कह दे। दूसरा मिसरा। ओपन करते हैं सवाल को। दूसरा मिसरा, चलें, ये मुश्किल आ रही है, मैं सवाल को एक और शेर में ढाक दी, करें कोशिश लीजिए जी।
लाम यज़िल का तो ये तो वो तो मैंने बता दिया। सवाल इस शेर का ये है कि तेरे सीने में है पोशीदा राज जिंदगी कह दे। अगला मिसरा क्या है इसका? वो अलग शेर है इसी नज़्म का। ओपन करते हैं। मैं एक और शेर की तरफ आता हूँ, बताइए जी बारी किनकी थी जी? आपने पहला मिसरा बताना है, मैं दूसरा बता रहा हूं। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये रियाज बता चुके हैं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हम दुनिया की इमामत के अमी हैं और हमें अपने मुकाम को पहचान के वही किरदार अदा करना है जी। अब कायद आज़म की बारी है और सवाल आपसे ये है कि इकबाल ने मुसलमान को ख्वाब गफलत से बेदार किया। याद रहे कि ये राउंड जो इकबाल राउंड है ये इंज़िमामुल हक की तरफ से। इकबाल ने मुसलमान को ख्वाब गफलत से बेदार किया। माजी के मुस्तनद हवालों से अक़वाम आलम को सोचो फिक्र का दामन थामने की भी शिद्दत से तलकीन की। बैनुल अक़वामी मसाइल का मंतक़ी हल पेश किया। फरमाते हैं इस शेर के अंदर जवाब है जो आपने बताना। क्या फरमाते हैं? खाके फ़लस्तीन पे यहूदियों का अगर हक है, खाके फ़लस्तीन पे अगर यहूदियों का हक। आगे यहाँ लफ्ज़ मैं छोड़ रहा हूँ, पर हक क्यों नहीं अहले अरब का? किस इलाके, ये दुनिया के किस खित्ते पर अहले अरब का हक नहीं है? ये जी फलस्तीन नहीं जी, फ़लस्तीन नहीं है। ये सब्ज़ पटके वाले से लीजिए। नहीं जी, पाकिस्तान तो उस वक्त 38 में फौत हुए, 47 में बना जी। बैतुल मक़दस नहीं जी, बैतुल मक़दस भी नहीं है। पूजा कश्मीर नहीं, ये और मकबूजा कश्मीर नहीं है जी। सवाल को ओपन करते हैं। ये हाथ खड़ा और इस बच्चे से जवाब लीजिए। एक मिनट जी। इसराइल नहीं, इसराइल नहीं। और मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, सुनिए इशारा दे रहा हूँ। इस खित्ते या इस मुल्क पर मुसलमानों ने एक मिसाली हुकूमत और मिसाली जो है जी स्पेन हस्पानिया जवाब दुरुस्त है। खाके फ़लस्तीन पे यहूदियों का अगर हक, हस्पानिया पे हक क्यों नहीं अहले अरब का? 800 साल हुकूमत का शानदार जमाना। एक बार राउंड मुकम्मल हुआ, आखिरी राउंड बाकी है। उस दौरान एक नगमा सुनते हैं और फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। नगमा सराय के लिए कह रहा हूँ नौमान शबीर से कि आएँ और वो नगमा सराई करें। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर। आज़्म मेरा है कभी मेरे इरादे हैं गयूर। मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर। जहाँ फिजा मेरा तुफ़ैल है तो शीरीं है सुखन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन।
पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमायतन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों कतरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज अनादिल का बहारी मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे को दमन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। बहुत शुक्रिया नुमान शफीक। ये आखिरी राउंड है और ये राउंड सिटी कॉलेज और कज़ाफ़ी उस्मानी की तरफ से। और ये याद रखिए कि इसमें हर इनाम जो है वो 1000 रुपये का है। कज़ाफ़ी उस्मानिया और सिटी कॉलेज की तरफ से मुश्तरका राउंड। ये याद रहे ये तकरीब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मचनाबाद और हम हैं पाकिस्तान के मुंतज़मीन की मुश्तरका काविश है। हम आपकी तशरीफ़ आवरी के मशकूर हैं। आपके कौमी जज्बात एहसासात जो हैं वो काबिल कदर हैं। ये फ्लक्स पर लिखे हुए 2 अशार इकबाल के जो हैं ये आपके लिए पैगाम भी हैं। और जैसा कि इरफान साहब बता रहे थे कि हमें वो बातें ढूंढना है। इस कौम के अंदर ऐसे अफराद हैं जो आप भी अपने लहू से अपने खून से इसकी आबियारी कर रहे हैं, तभी ये कायम है। सब कुछ हमारे गलत तौर अंदाज तरीकों के बावजूद ये मुल्क अगर कायम है तो ये उन्हीं के दम कदम से। ये देखिए निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। ये उतार चढ़ाव आता रहता है। हमें खुद को संभालना है। हमारे जुबानों से वो जुमला ना निकले जिससे मायूसी टपकती हो। मुझे अपना किरदार अदा करना है, मुझे अपना किरदार अदा करना है। अगर हम इनफरादी तौर पर ठीक हो गए तो फिर ये मुल्क जो है ये दुनिया में आगे जाएगा। बहरहाल हम 1000 रुपये के जो इनामात हैं इसका सिलसिला शुरू करते हैं। जी, पहला सवाल फातिमा जना ब्लॉक से। कौमी तराने की धुन अहमद अब्दुल करीम शागला ने बनाई, जो तराना लिखने से पहले बनाई गई। और ये इंग्लैंड के किसी यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता थे मौसीकी में। ये याद रखिए, आम आदमी नहीं थे, आम मौसीकार नहीं थे। इस धुन के अंदर 21 आलात और 38 साज इस्तेमाल किए गए हैं। तराना कमेटी को 723 तराने और धुनें मौसूल हुई। जनाब अबू अलहसन हफीज़ जलंधरी के लिखे हुए कौमी तराने को कमेटी की सिफारिश पर जनवरी 1954 में मंजूर कर लिया गया। बताइए कौमी तराना पहली बार जो 14 अगस्त 1954 को नशर किया गया किसकी आवाज़ में? ये आगे हाथ खड़ा किया, आगे आया जी जी। हफीज़ जलंधरी।
हफीज जलंधरी की आवाज में जवाब दुरुस्त है जी। कलाम शायर व जुबान शायर कह सकते हैं। बहुत खूब। अगला सवाल जो है मोहम्मद बिन कासिम राउंड से है। आपने शख्सियत बतानी है तो मुझे उम्मीद है कि जवाब आएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा जो मुस्लिम लीग के इजलासों में बवक्त ज़रूरत कायदे आज़म से बाज़ दफ़ा इख्तलाफ करते हुए और मुतसादिम पॉलिसी पर सख्त तनकीद भी करते हैं। इनकी ज़िंदगी कैद और मुशक्क़त से भरी पड़ी है। क्या में पाकिस्तान के बाद भारत नहीं में रहे और वहाँ की पार्लियामेंट में हल्का कलमा हक बुलंद करते रहे। आला पाए के गजल गो शायर कौन से पर ये सर सैयद अहमद शायर नहीं थे भाई, वो तो नसर निगार थे जी। नहीं आप ओपन होने दे जरा। मौलाना अशरफ अली थानवी। नहीं जी अशरफ थानवी तो पाए के आलिम थे, वो शायरी उन्होंने की होगी। अच्छा मैं इशारा दे रहा हूँ सुनिए। हाँ जी इस बच्चों के मिर्जा गालिब। नहीं जी गालिब बड़े अच्छे शायर थे। सुनिए एक मिनट ये सिलसिले को रोक दीजिए। इशारा है सुनिए जी। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। वो मेरा खींच लेना पर्दे का कोना दफाकन, वो तेरा वो अपने पल्लू से या दुपट्टे से मुंह छुपाना याद है। ये उनका शेर है जी। आला पाए के गजल को शायर शहीद अहमद बाला को कौन? सैयद अहमद शाह। नहीं सर सैयद शाह को उनका बना दिया। एक मिनट रुकें जी, एक मिनट चलिए। इस बच्चे से पीछे से फीड किया जा रहा है। मोहम्मद अली जौहर। नहीं जी जौहर भी नहीं। अच्छा जी और सुनिए, बैठ जाइए दफा सुनिए। इशारा दे रहा हूँ मजीद। इनकी जिंदगी कैदो बंद और मुसीबतों से गुजरी। ऋषि साहब आप आपसे जवाब नहीं लेना, आप जरा आराम कीजिए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाइए, सुनिए तो सही। वो कहते हैं कि मैं अंदर गेहूं पीसता था एक एक मन रोजाना। लोग मेरी शायरी सुनते थे तो साथ मेरे साथ मदद करते थे। यूं गेहूं यानी गंदम पीसने में आसानी हो जाती थी। उनका एक शेर आपकी नजर ये मकता है, मैं उनका तखल्लुस गायब कर रहा हूँ। है मशके सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी। आपने भी नहीं जवाब देना। अजब तुरफा तमाशा है उनकी तबीयत भी। इस बच्चे से जवाब लीजिए। वो नीले कपड़ों वाला पीछे हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी जी। सिटी कॉलेज और कजाफी उस्मानी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आपकी नजर हुआ जी। अब बारी है अलामा इकबाल ब्लॉक की। आपने शख्सियत बतानी है और मैं दरख्वास्त करूंगा आगे बैठे हुए अहबाब से कि वो जरा जज्बात को काबू में रखें, बाकियों को मौका दें। 31 मार्च 1926 को मेरठ में पैदा हुए। 8 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान की शहादत हासिल की। मिस्र, रूस, मशरक़ वस्ता, अफ्रीका, श्रीलंका, जनूबी शुमाली अमरीका, फ्रांस अनगिनत ममालिक में तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ़ ले गए। 1970 में कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और 1973 में एक सियासी मजहबी जमात के सरबराह भी मुंतखब हुए। तहरीक खत्म नबूवत 1953 और 74 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें गरामी जाहिद भाई ने जवाब दे दिया। इन्हीं का दोस्त मानते हैं मौलाना शाह मुद्दरानी जी। जाहिद साहब ने फाउल किया लेकिन खुश कर दिया। एक बात जो आज मुझसे सबसे बड़ी गलती, और भी गलतियां होती हैं खड़े होकर, सबसे बड़ी गलती ये है इस वक्त हमारे दरमियान रियाज पराचा मौजूद है। ये हमारे पुराने यानी सामने चले आ रहे हैं। सवालों के जवाब अनगिनत सवालों के जवाब आते हैं। मैं इनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि बाकियों को मौका दें। इस दफ़ा प्रोग्राम के अंदर आप यकीन जानिए कि इस प्रोग्राम के अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा के अखराजात हैं। सिर्फ डीजल ही 15,000 का इस्तेमाल हुआ है। 30 या 35,000 लाइट और दीगर ये कुर्सियों और ये ना पूछिए जो भी है। रियाज अहमद पराचा ने इसमें जो किरदार अदा किया है वो यकीन जानिए कि हम कुछ ना कर सकते अगर इनका काम हासिल ना होता। मैं इतराफ़ करता हूँ और इनकी वतन दोस्ती के इस जज्बे को सराहता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया बेटे जी। सवाल है इस वक्त चौधरी रहमत अली ग्रुप का
23 मार्च 1940 लाहौर की करारदाद पाकिस्तान वाले इजलास में 1 लाख से ज़ायद मुसलमानान बरसगीर ने करारदाद तकसीम हिंद यानी करारदाद लाहौर की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इसके बाद एक और करारदाद पेश की गई जिसे पूरे जलसे ने उसी तरह मंजूर किया जिस तरह करारदाद लाहौर यानी करारदाद पाकिस्तान को मंजूर किया था। बताइए करारदाद किस खित्ते के आपने किस खित्ते के बारे में थी? जाहिद साहब भी नहीं, रशीद साहब भी नहीं, इसलिए करारदाद मकासद नहीं, करारदाद मकासद पाकिस्तान बनने के बाद है, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, 40 की बात है। मकासद नहीं है, बैठ जाइए। एक खित्ते के बारे में, और आज भी वो इशू मौजूद है और हमारे जज्बात वही हैं जी। फलस्तीन के बारे फलस्तीन के बारे में, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों और उनकी हमायत के बारे में करारदाद पेश हुई। मीनार पाकिस्तान वाले मंटो पार्क के अंदर जो लाख से ज्यादा मजमा था, उन्होंने उसी तरह उसकी तायीद की कि हम इसकी तायीद करते हैं, ये फलस्तीन के मुसलमानों के हक में था, ये का फिक्र है, उन्हें मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तमहीद लंबी है, जरा सुन लीजिए। बारी कायदे ब्लाक की बरसगीर पाको हिंद की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त यानी 14 की रात मुकम्मल होगी 12 बजे। लेकिन हुआ ये कि जो हिंदू चहेते थे लॉर्ड माउंटबेटन के, तो 14 की दोपहर को ही यहाँ वो तकरीब मुनक्किद हो गई। रात 12 बजे वहाँ हिंदुस्तान यानी मुस्लिम सॉरी क्या कहते हैं, इनकी तकरीब में शामिल होना था हिंदुस्तान की आज़ादी के वायसराय में। तो पाकिस्तान को आज़ादी एक रोज़ पहले यानी 15 की शाम रात को जब 15 आगाज़ होना था मिलनी थी, लेकिन 14 की दोपहर को ही मिल गई। वो तकरीब मुनक्किद होगी कराची में, क्योंकि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को नई दिल्ली में आधी रात को इंडिया की रसूम आज़ादी में शरीक होना था। इक़्तिदार की मुंतकिली अगरचे कराची में एक तकरीब 14 अगस्त की दोपहर को हो गई थी, लेकिन रेडियो स्टेशन पर ऐलान आज़ादी तयशुदा मनसूबे के तहत करना पड़ा। पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन रात 11:30 बजे तक यही ऐलान करते रहे, ये ऑल इंडिया नेशनल रेडियो है, ये ऑल इंडिया रेडियो है। पूरी कौम इंतहाई इश्तियाक और बेचैनी से पाकिस्तान बनने का ऐलान सुनने की मुंतज़िर थी। आज़ादी के वक़्त पैदा होने वाले संगीन और दिलखराश हालात में रेडियो के अलावा और कोई ज़रिया ऐसा न था जिससे कि हमें पाकिस्तान का बाज़ाब्ता और सरकारी ऐलान सुना जा सकता। 14 अगस्त की रात ठीक 11 बजे रेडियो लाहौर ने आखिरी मरतबा अपने नशरिये में ऐलान किया, ये ऑल इंडिया रेडियो है। 50 मिनट बाद जब 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे तो 10 मिनट बाकी रह गए तो रेडियो पाकिस्तान की अपनी एक अबूरी धुन जो अजीम नगमा नगार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की बनाई थी नशर की जाने लगी रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। इस वक्त लाखों अफराद रेडियो सेटों पर के गिर्द जमा थे। वो बेताबी से अपने तन मन धन यानी पाकिस्तान का नाम अपने कानों से सुनना चाहते थे। 12 बजने से 1 मिनट कबल नशर होने वाली धुन आहिस्ता आहिस्ता पस मंजर में जाकर गायब हो गई। एक आवाज़ उभरी, अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार ममलकत वजूद में आने वाली है। फिर रेडियो पर घड़ियाल यानी क्लॉक की टिक टिक की बुलंद आवाज़ सुनाई देने लगी। सामीन के दिलों की धड़कनें तेज से तेज होने लगी। पहले अंग्रेजी में आवाज़ आई, दिस इज़ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। फिर उर्दू में आवाज़ आई, ये रेडियो पाकिस्तान है। नशरी अलामी का हिंदी से उर्दू और इंडिया से पाकिस्तान में तब्दीली इतना बड़ा तारीखी वाक़या था कि आज़ादी के मतवाले अपनों की कुर्बानियों के ज़ख्म और दुख उठाने के बावजूद जज्बात में एक दूसरे से चिमट गए, मुबारकबादें देने लगे। वो तमाम तर हशर समानियों के बावजूद एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इसके बाद इंतहाई खुश इल्हान कारी साहब की आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज सुनाई दिए। अब सवाल आ गया,
सुनिए। और कुरान करीम की सूरह मुबारक की इब्तिदाई आयात की क़िराअत सुनाई देने लगी। किस सूरह मुबारक की इब्तिदाई है आपने नहीं बताना। फारसी में पहले लिया ना कोई नाम। मैं फारसी साहब को पूछ रहा हूँ, खालिद साहब को लगा देंगे ये कारी अज़हर कासमी सूरतुल फतह। सूरह फतह कारी अज़हर कासमी। जवाब दुरुस्त है जी। उस वक्त रेडियो ये इब्लाग का सबसे बड़ा जरिया था और अपनों की कुर्बानियों के बावजूद जो भारी दिलों वाले ये मुसलमान हैं वो अपनी कीमती मता जिसका नाम पाकिस्तान का उसका नाम सुनने के लिए बेताब थे। ज़िंदगी रही तो आइंदा मुलाकात होगी। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो और हमें अपने कौमी जिम्मेदारियों के साथ अपनी आइंदा ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।